सर योर व्यू ऑन सारेगामा एंड टिप्स फॉर 5 years। देखो टिप्स हमारे पास हमारे स्मॉल केस में है, राइट, तो वो बायसनेस रहेगा, बट स्टिल आपको समझाने के लिए अगर आप दोनों को देखेंगे तो टिप्स का ग्रोथ ज्यादा है और सारेगामा का ग्रोथ कम है, टिप्स का आरओई ज्यादा है अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे, और सारेगामा का रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, लेकिन दोनों का प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है। सारेगामा के पास जो गाने हैं वो 50 साल पुराने गाने हैं, तो मेरा बिगेस्ट फियर है उन गानों के साथ, दो डर है उन गानों के साथ। एक तो ये है कि वो ऑफ कॉपीराइट चले जाएंगे, बिकॉज 60 years के बाद जब गाना पब्लिश होता है या आपका जो जिसका गाना रहता है, जो म्यूजिक देता है, उसके डेथ हो जाती है, तो 60 साल के बाद वो गाना ऑफ एयर चला जाता है। और दूसरी बात, वो गाना ऑफ एयर जाए या नहीं है, उनके सुनने वाले ऑफ एयर चले जाएंगे। जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 90s के गाने सुनता हूँ, अलका याग्निक टिप्स वाले और टी सीरीज वाले, लेकिन मुझे आप बोलेंगे कि मुकेश और मोहम्मद रफी के गाने सुनो तो उतना नहीं सुनता हूँ, और ऊपर वाले जनरेशन वो सुनते हैं, लेकिन वो जनरेशन गायब होने के बाद आप घर में कोई बच्चा है उसको आप चला दीजिए मोहम्मद रफी और मुकेश के गाने, बोलेंगे क्या चला दिया आपने। तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आप यूनिवर्सल देखो या कोई भी इंडस्ट्री को देखो, ग्लोबली देखो, ऐसी कंपनियों को, वो कंटेंट बार बार बनाते रहते हैं, एंड द न्यू कंटेंट हैज टू बी एज गुड एज द ओल्ड कंटेंट। प्रॉब्लम म्यूजिक इंडस्ट्री में यह है कि नया कंटेंट जो आता है वो पुराने कंटेंट के मुकाबले उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। जैसे 90s के जितने गाने हैं, कुमार सानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति के समय के, वो गाने आप देखेंगे आज भी लोग सुनते हैं उतने ही मजे से, लेकिन 2002, 2003, 2010 मतलब इस सेंचुरी के जो गाने हैं ना, वो ऑफ द शेल्फ बहुत जल्दी चले जाते हैं। सो लॉन्जिविटी पुराने गानों में है, लेकिन पुराने गाने सुनने वालों की लॉन्जिविटी रहेगी कि नहीं मुझे नहीं पता। रिटर्न ऑन इक्विटी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप सारेगामा को अगर आप देखेंगे तो उसकी आरओई कम है, बिकॉज वो इधर उधर का काम बहुत करते हैं, वो कारवान बेचते हैं जो एक हार्डवेयर बिजनेस है, मेरे हिसाब से बहुत ही लाउजी काम है, और फिर उसके बाद उनकी कोई मैगजीन का काम है, वो मेरे हिसाब से कोई खास नहीं है। तो टिप्स अपैरेंटली आपको लगेगा फ्री कैश फ्लो बिजनेस है, लेकिन वो फ्री कैश फ्लो है नहीं, क्योंकि जहां वो फ्री कैश फ्लो हो गया और जहां से री इन्वेस्ट नहीं किया और सारे पैसे का डिविडेंड दे दिया, वहां आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी लाइब्रेरी नहीं बढ़ेगी, और लाइब्रेरी अगर नहीं बढ़ेगी तो ये सब कंपनियों को चलना मुश्किल है। अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो शायद टिप्स के मेरे ख्याल से 57 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और सारेगामा के अगर आप देखेंगे तो 30-32 होंगे, और 250 से ऊपर टी सीरीज के जो रियल चैंपियन इस फील्ड में। तो टी सीरीज मार्केट लीडर है, पूरे 90s डोमिनेट किया है टी सीरीज ने, तो जो मेजर हिट्स है गानों की टी सीरीज के पास है। तो बेसिकली आपको अच्छा एक और चीज है, इसमें आप गाना सुनते हैं जब ना, तो यूट्यूब आपको रेवेन्यू उस ढंग से नहीं देता है। फॉर एग्जांपल गाना तो हर आदमी सुनता है, सड़क पे रेडी वाला भी सुनेगा, जो पकौड़ा बेच रहा है वो भी सुनेगा, ड्राइवर भी सुनेगा, घर में आपका हेल्प भी सुनेगा, सर्वेंट भी सुनेगा। लेकिन आप सपोज फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस चैनल में आए, जैसे ये वाला चैनल जो हमारा चैनल है उसमें, तो उसमें अगर आप आओगे ना तो उसमें यूट्यूब का एडवर्टाइजिंग रेट बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक मार्केट सुनेगा उसके पॉकेट में कुछ पैसा होगा तो ही तो सुनेगा, पॉकेट में पैसा ही नहीं होगा तो क्या सुनेगा। लेकिन बिना पैसे वाले लोग भी गाना सुनते हैं। तो बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव से ये कंपनियां अच्छी है, ठीक है, लेकिन कोई ब्लॉकबस्टर नहीं है, बिकॉज अगर आप नया कंटेंट नहीं बनाएंगे तो पुराना कंटेंट आपका फेड हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 2 साल में थोड़ी फेड होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट उसी पर्सपेक्टिव से देखेगा। आप अगर कंटेंट बनाएंगे तो अभी का कंटेंट पुराने के कंटेंट की तरह नहीं है। पुराने के जो लोग सुनते थे वो गानों की लिरिक्स की उनकी मीनिंग होती थी, वो उस गाने को 4 बार अंदर से सुनते थे, याद करते थे, समझते थे। अभी का गाना इज मोर अबाउट म्यूजिक और उसके साथ लिरिक्स की कोई कीमत ही नहीं है। तो वो हिसाब से मुझे लगता है दे आर गुड कंपनीज टू ओन, बट कोई ब्लॉकबस्टर बोल के नहीं है। और जो आपको लग रहा है फ्री कैश फ्लो, मेरे हिसाब से फ्री कैश फ्लो नहीं है, बट ठीक है, अच्छी कंपनियां हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सेकंड ये बोल रहे हैं वरुण एस पाल, हेलो सर, दिस इज माय थर्ड चांस टू आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं भाई? इफ आई हैव 10 लाख रुपीज, वेयर शुड आई इन्वेस्ट? और क्या 35-40% CAGR मिल जाएगा मुझे? 35-40% CAGR बहुत रिस्क लेके बनेगा। और देखो 35-40% CAGR की एडवाइस आपको कोई और नहीं दे सकता है, बिकॉज 35-40% CAGR जब आप बनाने जाते हो तो आप पूरे पैसे ऑन द टेबल रखते हो। जैसे हम लोग जब जाते हैं ना, सपोज कोई कैसीनो जाते हैं तो ऑन द टेबल पैसा रखते हैं, बोलते हैं 7 अप 7 डाउन। 7 अप 7 डाउन का कैसीनो में नहीं होता है, वहाँ ब्लैक जैक होता है और रोल ऑफ द डाइस होता है। बट वो सिचुएशन में वो आप ही डिसीजन ले सकते हो। तो 35-40% बहुत सिंपल है। अगर आप ये नास्डैक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 35-40% के लिए, बट नास्डैक की कंपनियां गिरती भी 40-40% है वैसे। बट हाँ, नास्डैक में अगर आपने ऐसी कंपनी ली जिसकी अर्निंग्स 35-40% बढ़ेगी हर साल, राइट, अर्निंग्स हर साल 35-40% बढ़ेगी, तो आप देखेंगे आपकी कंपनी का ग्रोथ फिर भी आपके स्टॉक प्राइस का ग्रोथ 35-40% आ जाएगा। बट अगर आप नास्डैक में वैसी कंपनी ले, फॉर एग्जाम्पल आप नास्डैक अगर आप बोले नहीं मुझे तो अमेजन ही लेना है, मुझे एप्पल ही लेना है, तो 35-40% आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा रिस्क लेना होगा और अंडरलाइंग कंपनी में आपको 35-40% लेना होगा। और इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, टेस्ला, स्नोफ्लेक एंड क्लाउडफ्लेयर, ये तीनों 35-40% ग्रोथ वाली कंपनीज है, ऑल 3 ऑफ देम। तो वो हिसाब से दे लुक ओके, बट नॉट अ रिकमेंडेशन। आप खुद करें, और हमारे पास तो सिर्फ टेस्ला है, तो आगे तो मैं क्या बोलूं। राजू चोटानी, यू आर अ ट्रू मेंटोर फॉर स्टॉक मार्केट। थैंक यू राजू जी। आई एम PhD फैकल्टी फॉर MBA स्टूडेंट्स। वाओ, PhD फैकल्टी है ये। द स्टूडेंट्स आस्क्ड व्हाई प्राइस मूव्स अप एंड डाउन डेली इन मोस्ट स्टॉक्स। आई टेल देम दैट आई बिलीव फंडामेंटल्स ऑलवेज लैग बिहाइंड एंड इट इज लेस ड्यू टू फंडामेंटल एंड मोर ड्यू टू पंटिंग। राजू जी आप PhD कर रहे हो, बट उसमें क्या होता है जब आप स्टॉक मार्केट एनालाइज करते हो तो अप एंड डाउन इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ, अगर मैं वन वर्ड आंसर बोलूं तो इमोशन एंड परसेप्शन होती है लोगों के। अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बोलूं तो ये समझो कि किसी का मार्जिन कॉल आ गया, तो वो मार्जिन कॉल के समय प्राइस के साथ EPS और PE और फ्री कैश फ्लो और डिविडेंड यील्ड नहीं देखेगा। उसका ब्रोकर बोलेगा भाई पैसे दो, वो बोलेगा पैसे नहीं है तो बोला बेच दो। तो हम लोग अपने शेयर बाजार वाले हम लोग कैसे बोलते माल फोड़ दिया, तो वो उसका ब्रोकर माल फोड़ देगा। जब माल फोड़ देगा तो पता चलेगा कि उसने 20% नीचे करके बेच दिया। तो उसमें ना आपका PhD काम आया, ना आपकी इकोनॉमिक्स काम आई, ना आपका
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज काम आया, आपका कुछ काम नहीं आया इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में सिर्फ ब्रोकर ने माल बेचा, स्टॉक नीचे आ गया, प्राइस अर्निंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर गया और हम लोग सब देखते रह गए भाई हुआ क्या, एक दूसरे को फोन करते रह गए भाई हुआ क्या। तो ये हिसाब से है मार्केट शॉर्ट टर्म में। मेरे हिसाब से मार्केट एक्चुअली ब्लाइंड होता है शॉर्ट टर्म में, रियली ब्लाइंड, उसको पता ही नहीं होता, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपका नेबर, आपका पड़ोसी क्या हिसाब से शेयर बेचता है और वो क्या भाव क्रिएट करता है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ता है और हमें भी भुगतना पड़ता है। तो वो हिसाब से है। Siddharth Banerjee, sir, how do you rate books by Mark Minervini? Are they worth investing time? I'm highly critical of Mark Minervini. ये illiquid scripts लेते हैं और ये वही है कहानी, ट्विटर पे इंटरनेट पे लोगों को बताना दिखाना कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, बट आप अगर इनके स्टॉक्स देखेंगे ये मोस्टली illiquid होते हैं। ये ठीक है, दे मेक सम राइट मूव्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द टाइम, बट इनका कितना अर्निंग स्टॉक के उससे आ रहा है रख के खरीद के रखने से और कितनी अर्निंग्स वर्कशॉप करा के आ रही है, आई एम नॉट श्योर। तो समडे वी विल डू दैट डिस्कशन ऑन मार्क मिनर्विनी, वन फुल डे, तो फिर आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। बट मुझे लगता है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है, ये सब इधर उधर जाकर कुछ नहीं होता है। फाइनली आप देखेंगे 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए वर्कशॉप का मिलता है यार, मुझे भी दो तो मैं भी कर लूँ वर्कशॉप 2-3 लाख रुपए में, और लाइव आ जाएंगे क्या है इसमें, 20-30-40 आदमी को पढ़ा, 200-300-400 आदमी को पढ़ाएंगे, तो वर्कशॉप करके यही वाली मजा है और क्या। सो बिपिन शर्मा, सर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज आई रिगार्ड यू एज मोस्ट इंपैक्टफुल मैन फॉर मी इन माय लाइफ। वेरी नाइस सर, माय सेविंग्स इज 10,000 per month, हाउ कैन आई बिकम वेल्दी? ये मुश्किल की बात है यार। विपिन एक काम करो, आप 10,000 पर मंथ है ना, आप जो मैंने बोला ना, आप निफ्टी में से पहले निफ्टी ETF से स्टार्ट करो एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग। ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक अंग्रेजी में कहावत है, द जर्नी ऑफ 1,000 miles स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। मतलब 1000 माइल की अगर आपकी कोई यात्रा है तो एक ही कदम से शुरू होती है। आप ये सोचोगे कि 10,000 रुपये से मैं क्या करूँ, मेरा तो यार कुछ करके फायदा ही नहीं है, इससे अच्छा मैं कुछ इसको उड़ाई देता हूँ, कुछ खा पी के आ जाता हूँ, गोवा घूम के आ जाता हूँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट। आप स्टार्ट करें, आप ये हमारे प्रोग्राम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कंपनियां लेना, और एक CAGR का फंडा होगा। अगर आप लाख रुपए साल का भी डालते हो ना, अगर आप लाख रुपए साल का डालते हो, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बिकॉज अब 10,000 करके अगर आप 12 बार करके डालोगे तो हो जाएगा 1,20,000 रुपया। तो अगर आप लाख रुपया साल का डालते हो, 10 साल में 10 गुना होता है, तो पहला वाला लाख रुपया 10 साल बाद 10 लाख हो जाएगा। दूसरा वाला लाख रुपया जो आप डालोगे तो 11वें साल में पहला वाला भी 10 लाख होगा और दूसरे साल वाला भी 10 लाख होगा, 20 लाख हो जाएगा। आप 15-17 साल में आप आराम से करोड़ रुपए बन सकता है। मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटाइस यू, बट आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो कैसे बनेगा। सो द पॉइंट इज, डोंट थिंक दैट यू हैव अ स्मॉल अमाउंट और अ लार्ज अमाउंट विपिन, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट एंड वंस यू स्टार्ट यू विल नो वेयर यू आर। और हम लोग सब इसी अमाउंट से स्टार्ट किए थे लाइफ, हमारे पास कोई ह्यूज अमाउंट नहीं था। 2001 में सब कुछ खत्म हो गया था, वी स्टार्टेड लाइफ फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट लाइक दिस। सो वो हिसाब से आप यू हैव टू स्टार्ट, दैट्स द ओनली थिंग।